नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर्या जी के में। मैं हूँ जीत सिंह। देखिए, अभी कंटिन्यू हम लोगों का ये संविधान क्लास चल रहा है और इसके पहले बहुत सारे क्लासें हम लोगों ने कर चुके हैं। और नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो है मंत्री परिषद तथा प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद किस अनुच्छेद की चर्चा किया गया है, क्या क्या इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और उसको हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं क्लास के ऊपर। और जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं इसके पहले, वो वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यदि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, यदि इसकी हम लोग संविधान बात करें कि किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चर्चा किया गया है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 74। यानी कि अनुच्छेद 74 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद तथा प्रधानमंत्री की वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 74 में क्या किया गया है, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद प्लस पीएम, प्रधान प्राइम मिनिस्टर का चर्चा कहाँ मिलता है हम लोगों को, अनुच्छेद 74 में। देखिए, ये यहाँ तक समझ को सभी लोग समझ में आ रहा होगा। यानी कि अनुच्छेद 74 क्या कहता है, मंत्री परिषद तथा पीएम के चार इसमें वर्णन मिलता है। ये बहुत बड़ा है, मैं पूरा डीप में बताऊंगा अनुच्छेद 74 को, पूरा अच्छा से समझाऊंगा आप लोगों को। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट कोई बात नहीं, हम लोग कवर करेंगे। यहाँ तक सभी लोग समझ में आ गया। एक बात, इसके बाद एक आता है अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 75 में अन्य मंत्रियों को बारे में वर्णन किया गया है। यानी कि मंत्री परिषद तथा प्रधानमंत्री को छोड़कर और भी ज्यादा मंत्री होते हैं, उनकी चर्चा कहाँ किया गया है, 75 में। तो 75 में क्या है, अन्य मंत्री की, अन्य मंत्री की चर्चा कहाँ है, 75 में। तो इसको बहुत अच्छा समझेंगे, इसका नियुक्ति कैसे कैसे होती है। तो इस सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 74 को कवर करते हैं। 74 कवर करने के बाद फिर इसमें हम लोग आएंगे, ठीक। तो देखिए, अनुच्छेद तो आप लोगों को मैं बता दिया। देखिए, सबसे पहली बात है कि मंत्री परिषद की हम लोग बात करते हैं तो कितनी पर, सबसे पहले ये बात सबसे पहले समझने की बात है कि मंत्री परिषद यानी मंत्री कितने प्रकार का होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हम बात कर ले तो रियल में यदि बात किया जाए, तो वास्तविक यदि बात करें तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। चौथा कौन होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। यानी वास्तविक में 3 प्रकार के ही मंत्री को हम लोग पढ़ते हैं। चौथा भी बताएं कौन सी होती है, लेकिन रियल में 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के मंत्री का अगर बात करें तो सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले कैबिनेट मंत्री। सबसे पहले कौन आता है, कैबिनेट मंत्री। इसके बाद दूसरी नंबर पर आता है कैबिनेट मंत्री, दूसरी नंबर पर आता है राज्य मंत्री। कौन, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, ठीक। तीसरी नंबर की हम बात करें तो तीसरी नंबर पर आता है उप मंत्री। उप मंत्री, देखिए अच्छा से दोस्त यहां समझिएगा, क्योंकि पूरा जो खेला है ना यहीं पे है। यदि आप यहां समझ जाते हैं ना तो बहुत इजी हो जाएगा आगे चल के। देखिए, मैंने क्या बताया कि मंत्री कितने प्रकार का, 3 प्रकार है। कौन कौन, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। अब देखिए, कैबिनेट मंत्री किसको कहते हैं, तो कैबिनेट मंत्री, देखिए जैसे कि कोई भी एक केंद्र पे कोई भी एक विभाग ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई पेट्रोलियम विभाग लीजिए, रक्षा मंत्रालय ले लीजिए, वित्त मंत्री ले लीजिए। तो वित्त मंत्री की बात करते हैं, वित्त मंत्री का एक पूरा विभाग है। तो वित्त मंत्री है वो क्या है, वो वित्त मंत्री का जो मेन जो हेड होंगे वो क्या होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे। यानी सबसे पावर किसके पास ज्यादा, कैबिनेट मंत्री के पास। और कैबिनेट मंत्री क्या होता है, पूरा एक समूह को पूरा हेड होता है। समूह मतलब क्या, कोई भी अपने एक डिपार्टमेंट को देखेगा, या तो रेलवे देखेगा, या तो वित्त मंत्री देखेगा, या तो रक्षा मंत्री देखेगा, या तो सड़क परिवहन मंत्री देखेगा। यानी कोई भी एक जो विभाग का जो सबसे हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री। क्लियर है। यानी एक विभाग का, पूरी की बात नहीं, कोई एक विभाग का जो सबसे हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री, ठीक।
ये किसी एक विभाग का हेड होता है। और ये क्या है, सबसे उच्च स्तर के मंत्री होते हैं। क्या? उच्च स्तर, सबसे उच्च स्तर का मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। अब हम बात करें राज्य मंत्री। देखिए राज्य मंत्री, बच्चा यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि राज्य मंत्री मतलब हर राज्य के मंत्री समझ लेते हैं। नहीं दोस्त, राज्य मंत्री का मतलब ये हो गया कि कैबिनेट जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री ये अपनी सहायता के लिए एक राज्य मंत्री उनको दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री को सहायता के लिए एक राज्य मंत्री रखा जाता है। अब मान लीजिए कैबिनेट मंत्री हेड हैं और उनका विभाग में रिले में क्या क्या हो रहा है खुद जाकर नहीं ना देखेंगे, तो उनकी सहायता के लिए, जानकारी बताने के लिए, समझने के लिए क्या एक राज्य मंत्री होता है। और राज्य मंत्री क्या कि हर राज्य से एक नहीं आ जाएगा। अब मान के रेलवे है तो रेलवे के मान लीजिए कैबिनेट मंत्री जो है तो हर राज्य से एक मंत्री नहीं लेंगे ना, कहीं से उनके पास मात्र एक ही राज्य मंत्री होंगे जो कि इनकी सहायता करेंगे। तो यहाँ तो समझ में आ गया, यानी कैबिनेट मंत्री उच्च स्तर का सबसे उस डिपार्टमेंट का हेड होते हैं और इनकी सहायता के जिसको नियुक्त किया जाता है उसको बोलते हैं राज्य मंत्री। इन राज्य मंत्री होते हैं ये इनके हेल्प के लिए होते हैं, राज्य मंत्री इनको हेल्प के लिए। ठीक, दूसरी बात कि यदि कैबिनेट मंत्री मान लीजिए समझ लीजिए रेलवे विभाग है, रेलवे मंत्री अभी नहीं है, विदेश दौरा पर गए हैं या किसी कारणवश इस्तीफा दे दिए हैं, यदि अभी पद पर नहीं है और रेलवे में कोई घटना हो गया, तो रेलवे में कोई घटना हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई टक्कर हो गया, कोई नियम कानून ऐसा कुछ लाना, चेंजिंग करना, कुछ बदलना, और कैबिनेट मंत्री जो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? नहीं रहने के बाद, यदि नहीं रहते हैं तब ये राज्य मंत्री इनका पद को संभालते हैं। ठीक है, यदि कैबिनेट मंत्री है तो टोटल पावर कैबिनेट मंत्री के पास, ये राज्य मंत्री के पास कोई पावर ही नहीं है। क्या? जब कैबिनेट मंत्री उपलब्ध है तब, कैबिनेट मंत्री उपलब्ध है तो इनके पास कोई पावर नहीं, पूरा डिसीजन लेने का जो अधिकार है किसके पास है? कैबिनेट मंत्री के पास। यानी जितना भी डिसीजन होगा अपना विभागीय संबंधित जितना भी डिसीजन होगा उस डिसीजन का जो एक्शन जो लेने का अधिकार है वो कैबिनेट मंत्री के पास है। यदि कैबिनेट मंत्री नहीं रहते हैं, यदि कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया उस कंडीशन में क्या राज्य मंत्री जाएंगे यहाँ पे और राज्य मंत्री के पास पूरा पावर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, और इसका जितना भी हेड होते हैं, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, जितना भी हेड होते हैं, देखिए ये हो गया। और तीनों का जो हेड होते हैं ना, यहाँ पे तीनों का एक हेड बैठे हुए हैं, एक हेड है और वो कौन है? हमारे देश का पीएम, प्रधानमंत्री। यानी सबका हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री द्वारा क्या इन लोग का नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा ये सलाह पे। तो यहाँ तक समझ में आ गया, यानी कैबिनेट मंत्री उस विभाग का सबसे बड़ा हेड होते हैं और उनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री नियुक्त किया जाता है। अब उप मंत्री की बात करें तो उप मंत्री का भी सेम वही कंडीशन है। यदि राज्य मंत्री उपस्थित नहीं है, यानी एब्सेंट है या किसी का कहीं चले गए हैं या उनको किसी का मृत्यु हो गया, यानी कि उनका सीट खाली है, तो उस कंडीशन में उप मंत्री जो है इसी का काम करेंगे, हेल्प का ही काम करेंगे कैबिनेट मंत्री का। इनका यही काम है। ठीक, यानी इन दोनों के पास यदि कैबिनेट मंत्री प्रेजेंट है तो इन दोनों के पास कोई पावर नहीं है। टोटल काम कौन करेंगे? कैबिनेट मंत्री करेंगे। यहां तक सभी लोग क्लियर होगा? तो इनको क्या उच्च स्तर का मंत्री बोलते हैं? इनको माध्यम, राज्य मंत्री जो है मिडिल क्लास के, और ये जो है सबसे लोअर क्लास के, लो क्लास के मंत्री होते हैं ये जो उप मंत्री होते हैं। यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया। और सभी का हेड कौन होते हैं? पीएम होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो मंत्री कितने प्रकार का? मुख्य रूप से 3 प्रकार का, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। अब देखिए, यदि मान लीजिए कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे दिए यानी कि कारणवश नहीं है, तो उसका पद को कौन संभालेगा? मैं बताया, राज्य मंत्री संभालेंगे। तो राज्य मंत्री जब पद संभालेंगे ना तो ये क्या कहलाएंगे? इनको कहा जाएगा स्वतंत्र परिभार। ये क्या बोलेंगे? स्वतंत्र परिभार। यानी कि देखिए, राज्य मंत्री का तो पास कोई अपना डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं है, कोई पावर नहीं है, लेकिन जब कैबिनेट मंत्री एब्सेंट हो जाते हैं उस कंडीशन में राज्य मंत्री इस पद को संभालते हैं, तो उस टाइम इनको क्या कहा जाता है? स्वतंत्र परिभार कहा जाता है। किसको? राज्य मंत्री को। स्वतंत्र परिभार का मतलब ये हुआ कि अब इनके पास कोई पहले पावर नहीं था, लेकिन अब ये स्वतंत्र हो गए हैं।
क्योंकि पद कैबिनेट मंत्री खाली हो गया है, तो अभी स्वतंत्र हो गए हैं कौन, राज्य मंत्री डिसीजन लेने के लिए कि जो भी डिसीजन को जो भी करना हो ये स्वतंत्र रूप से राज्य मंत्री अपने डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि स्वतंत्र परिवार मिल गया। तो चौथा जो आता है वही आता है स्वतंत्र परिवार। स्वतंत्र परिवार आपको एग्जाम्पल देके समझाते हैं, ऐसे नहीं समझते हैं तो, यानी कि किसी और के अनुपस्थिति में उस पद को संभालना बिल्कुल स्वतंत्र होकर कि अपना खुद के एक्शन डिसीजन खुद का लेने के जब आपके पास पावर आ जाए तो आपका स्वतंत्र परिवार है। सपोज यदि आप पढ़ाई करते हैं, आप घर जाते हैं तो आपका घर मम्मी पापा बहुत सारे लोग होते हैं, भाई छोटा भाई बहन सभी लोग, यदि तो देखिए उस घर आपका ये घर हो गया, घर बहुत सारे सदस्य हैं, ठीक, यहाँ पर आपका दो हेड बैठे हैं, एक मम्मी और एक आपका पापा है, ठीक, आप सबसे बड़ा भाई है यहाँ पे, ठीक। यदि किसी कारण हो सबका मम्मी और पापा दोनों चल गए शादी में, आपका मामा के यहाँ चल गए, दोनों शादी में चल गए, तो आपका यदि नहीं दोनों लोग एब्सेंट हो गए, आपका घर से आपका मम्मी पापा दोनों शादी में चले गए, तो उस घर क्या कौन हो जाएगा, आप यदि उस घर में बड़ा है तो आप उसका जो पूरा कारोबार है वो आपके द्वारा संचालित किया जाएगा, यानी आपका मम्मी पापा की अनुपस्थिति में आप वहां का हेड हो गए। और मम्मी पापा रहते हैं तो बहुत बंधन होता है, टाइम से आना जाना, बहुत सारा रूल फॉलो करना होता है, कहाँ जा रहा है, किसके पूछ के जा रहा हो, क्यों जा रहा हो, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन वही जब चले जाते हैं तो फ्री हो जाते हैं, जितना बजे मन करे 10 बजे आओ, रात को 12 बजे आओ, कोई बोलने वाला नहीं, यानी सब स्वतंत्र हो गए, मुक्त हो गए, आप डिसीजन ले सकते हैं। वही कौन है, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री घर से क्या कैबिनेट मंत्री कहीं चले जाते हैं तो ये स्वतंत्र परिवार, जिससे आपका स्वतंत्र परिवार हुआ, वो हो गया कौन, राज्य मंत्री। समझ में आया सभी लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं जो अन्य जो मंत्री होते हैं, अन्य मंत्री यानी कोई भी मंत्री होता है, अन्य मंत्री जो अभी लोगों को मैंने बताया था, इनका जब सबसे पहले नियुक्ति की हम बात कर रहे हैं, अन्य मंत्री या चाहे मंत्री बात सेम है, तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए यहां समझिए, सबसे पहले आप यहां समझिए, ये हो गए राष्ट्रपति, ये हो गए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद क्या हो गया, यह मंत्री परिषद, यह मंत्री परिषद, और यहाँ बैठे हैं कौन, पीएम, ठीक। तो इसमें होता क्या है कि राष्ट्रपति जो है ये मंत्री परिषद की क्या नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति क्या करेंगे, मंत्री परिषद की नियुक्ति करेंगे, बट अपना मर्जी से नहीं, वो पीएम की सहायता से करते हैं। और दूसरी बात कि राष्ट्रपति को सहायता के लिए एक मंत्री पर क्या एक समूह होता है, मंत्री परिषद बनाया गया है सहायता के लिए, यानी कि राष्ट्रपति को सहायता के लिए एक मंत्री का भी गठन किया जाता है, ठीक, मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। बट कैसे होता है, तो राष्ट्रपति करते हैं लेकिन पीएम की सलाह पर करते हैं, यानी कि आप सीधा सीधा ये समझिए कि जितने भी मंत्री का जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति करते हैं, किसके, पीएम की सलाह पे। यानी क्या आपसे कोई पूछ रहे कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं अपना मर्जी से, जी नहीं, वो किसकी मर्जी की, पीएम की सहायता से जो है मंत्री को नियुक्ति की जाती है। यहां तक सभी लोग को समझ में आ गया? अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, ये बात है कि पीएम की नियुक्ति कौन करता है। पहली पॉइंट ये देखिए, पीएम की नियुक्ति कौन करता है, आप लोग बताइए। तो पीएम की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। यदि पीएम की नियुक्ति की बात करें तो पीएम की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अब ये बताइए कि पीएम होता कौन है, तो पीएम जो है लोकसभा में बहुमत दल का नेता है, जिनको पीएम कहते हैं। क्या समझिएगा, लोकसभा में बहुमत दल का नेता, यानी कि लोकसभा का जब चुनाव होता है उसमें जिस दल का सबसे ज्यादा बहुमत आता है और उसका जो नेता होते हैं उसको हम लोग पीएम बनाते हैं। तो लोकसभा देखिए आपको समझाते हैं,
लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होते हैं? देखिए, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होते हैं? पीएम। समझा रहे हैं, कैसे ध्यान समझिएगा। देखिए, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होते हैं? पीएम। ये कैसे है देखिए, आपको समझा रहे हैं। मान के चलिए कि लोकसभा की चुनाव हो गया, लोकसभा का चुनाव हो रहा है। मान लें कि ये कांग्रेस है, कांग्रेस, ये हो गया बीजेपी, ये हो गया एएपी आम आदमी पार्टी, एक और हो गया शिवसेना, यानी बहुत सारी पार्टियां होती है। यहां पर समझने वाली बात है, यहां पर समझिएगा तो पूरा चुटकी में खत्म हो जाएगा ये जो टॉपिक है। देखिए, समझिएगा ध्यान से। मैंने क्या बोला कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होते हैं? पीएम होते हैं। यानी कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ठीक। कांग्रेस बहुत सारा पार्टियां भाग लेता है। एग्जाम्पल मैं आपको 4 पार्टी के नाम ले रहा हूँ, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि मान लें कि हमारा कितना 545 टोटल सीट है, लोकसभा में 545 टोटल सीट है, ठीक। यानी कि किसी भी पार्टी को यदि बहुमत लाना है तो 50% प्लस 1 आपको जो बहुमत आपको लाना पड़ेगा। यानी किसी भी पार्टी को आपको सरकार लाने के लिए 50% प्लस 1, यानी कि 545 में आपको 273 सीट लाना जरूरी है। जिस पार्टी ने 273 ला दिया उसका सरकार बन जाएगी। तो मान लीजिए कि चुनाव हो गया, ठीक। कांग्रेस का मान के चलिए कि 240 मान के चलिए आ गया, इसका सीट आ गया। बीजेपी क्या आ गया? 250 मान के चलिए, 250, ठीक। और 35 आ गया आम आदमी पार्टी का, ठीक। और शिवसेना का भी मान लीजिए 5 आ गया। मतलब ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। एक एग्जाम्पल सबको समझा रहे हैं। अब बताइए यहां पर क्या होगा कि आपको बहुमत लाने के लिए कितना सीट चाहिए? 273। लेकिन इस चारों में किसी के पास 273 नहीं आया क्या? नहीं। कांग्रेस के पास 240 है, बीजेपी के पास 250, 35 आम आदमी पार्टी, शिवसेना के पास कितना? 5। यानी कि किसी के पास 273 सीट नहीं है। नहीं तो क्या होगी? तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहां पर आपको 2 बातें समझाएंगे। यहां पे क्या है कि सबसे ज्यादा जो होता है ना, मतलब उमंग में एक आ जाता है, सबसे जो ज्यादा जो आता है, इसमें मैं किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो है ये 35 वाला, यानी आम आदमी पार्टी। अब ये दोनों सोचेगा ना कि यदि 35 सीट यदि मेरे को मिल जाए तो 40 और 35 70, 75, 275, 273 से 275 हो जाएगा। यानी कि यदि आम आदमी पार्टी कांग्रेस में मिलकर चल जाती है तो 275 हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस सरकार बन जाएगी। यदि ये जाके इसमें मिल जाता है तो फिर कितना आ जाता है? 285, यानी इसका भी सरकार बन जाएगी। यानी कि जो जिसमें ये मिल जाए उसको सरकार बन जाएगी। इसको कब बोलते हैं? गठबंधन की सरकार, ठीक। पहली बात। दूसरी मीटर ये हो गया, यहां तक हो गया। लेकिन अब बात है कि कोई किसी में मिलना ही नहीं चाहता है। ये तो है कहते मिलना चाहते हैं तो अब बताइए कि कोई कांग्रेस बीजेपी के 250 आया और कोई भी व्यक्ति बीजेपी को सीट देने के तैयार नहीं कि नहीं हम बीजेपी को सीट नहीं देंगे अपना, तो क्या होगा? तो यहां पर एक ये भी कंडीशन आता है कि राष्ट्रपति महोदय जो है किसी जो विशेष जो सबसे अच्छा लगता है उसको क्या बोलते हैं? पीएम बना देते हैं, प्रधानमंत्री बना देते हैं। सोचने वाली बात है कि यदि कोई किसी को सीट देने को तैयार नहीं है, इस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है किसी को एक पीएम, मान के चलिए कि कांग्रेस ने एक पीएम बना दिए, कांग्रेस पार्टी को जो मेन नेता उसको पीएम बना दिए। कितना? 243 चाहिए, लेकिन 240 पर पीएम बना दिए। तो कंडीशन है कि यदि राष्ट्रपति की बना दिए तो आपको 30 दिन के अंदर बहुमत प्राप्त करना जरूरी है। यानी कि आपको पीएम बन गए तो 30 दिन के अंदर आपको कम से कम 273 सीट लाना जरूरी है। 273 आप पीएम बन गए तो आपको 273 सीट लाना जरूरी है।
यदि 273 सीट नहीं लाते हैं तो फिर क्या होता है कि उसको भंग कर दिया जाता है, यानी कि चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाता है। बहुत सारे कंडीशन भी आती है इसमें, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। मेन क्या होता है कि अपना एक दूसरे से मिल करके बना रहे। यदि अकेला बहुमत मिल गया 273, यदि अकेला 273 सीट आ गया तब तो अपना कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से अपना सरकार बन जाएगी। लेकिन 273 सीट नहीं आया तो क्या करते हैं कि आपस में गठबंधन कर लेते हैं। तो सबसे जो ये है ना 35-16, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका क्या होता है ना कि इसका मतलब होता है ना कि इसी के कारण ये कांग्रेस की सरकार बनेगी, या इस 35 के चलते ही बीजेपी की सरकार बनेगी। यानी कि जो ये 35 आम आदमी पार्टी वाला है बोलेगा कि ठीक है 35 सीट तो हम आपको देंगे, लेकिन मेरे को होम मिनिस्टर बना दो, मेरे को रक्षा मंत्री बना दो, मेरे 35 में से मेरे को 5 मंत्री चाहिए। ऐसा कंडीशन आता है और इनको मजबूरी है बनाना, क्योंकि इसी के चलते इनकी सरकार बनेगी। तो इनका जरूरी है कि यदि आप उस सीट लेते हैं तो आपके पास मजबूरी है उसको सीट दे करके, कोई जो भी पद है अच्छा पद बोलेगा तो आपको देना पड़ेगा, मजबूरी है, और ऐसा होता है। तो ये हो गया कैसे सरकार बनती है, यानी लोकसभा में बहुमत दल का नेता, यानी जिस का बहुमत हो गया उस दल का जो नेता है उसको क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। चलिए ठीक है, यहां तक तो सभी समझ में आया होगा। देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या होता है कि यदि देखिए अगर किसी दल को बहुमत ना मिले तो क्या होगा, किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति किसी नेता को पीएम बना सकते हैं और उसको 30 दिन के अंदर बहुमत साबित करना पड़ेगा, तब जाकर वो मान्य होगा। यहां तक सभी लोग को समझ में आ गया, क्लियर है। इसके बाद आता है कि पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मैं बताया कि पीएम जो है, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्री को नियुक्ति करते हैं। आपको ये भी मैं क्लियर बता दिया, यानी जो भी मंत्री की नियुक्ति होगा तो क्या होगा, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उसका नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्री परिषद का कार्यकाल। अब बताइए मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों मंत्रिपरिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, मंत्रिपरिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है। अब बोलिए क्यों, क्योंकि आप यदि आपको मान लीजिए कि रक्षा मंत्री बना दिया गया, ठीक, तो आपको तो 5 साल के लिए तो ऐसे नियम बना सकते हैं, ठीक, लेकिन यदि बीच में यदि आप कोई गलती काम कर दिए या कोई आपको विश्वास प्रस्ताव लाया गया, यानी कुछ ऐसा कंडीशन है तो आपको बीच में हटाना पड़े, यानी आपको उसमें लग रहा है पीएम को कि हाँ इसको रक्षा विभाग दे दिया गया और रक्षा जो विभाग को अच्छा से नहीं देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या कर देंगे कि पीएम आपको हटा करके दूसरे को रक्षा विभाग दे देंगे। तो उस कंडीशन में क्या मान लीजिए चलिए आप 2 साल तक रक्षा मंत्री रहे हैं, 2 साल तक आप रक्षा मंत्री रहे और लग रहा है पीएम को कि नहीं रक्षा मंत्रालय को आप सही से नहीं संभाल रहे हैं, तो पीएम क्या करेंगे कि आपको वहां से हटा देंगे, हटा कर आपके जगह पे दूसरी को नियुक्त कर देंगे। तो क्या आपका रहा नहीं, आपका कार्यकाल कोई होता है नहीं। यानी आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि, और बोल सकते हैं कि देखिए मंत्रिपरिषद कोई कार्यकाल नहीं होता है, ठीक, पहली बात। अधिकतम लोकसभा के विश्वास तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, यानी कि आपका लोकसभा का जब तक विश्वास है आपके प्रति तब तक अपना पद पर रहेंगे, अन्यथा जब लोकसभा को लगता है कि आप उसके योग्य नहीं है तो हटा दिया जाएगा। तो क्या आपका क्लियर नहीं है कि आपका कितना दिन कार्यकाल होगा, क्लियर किसके ऊपर है, लोकसभा के ऊपर है। यदि आप सही से काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बीच में कुछ कर रहे हैं तो बीच में ही आपको हटा दिया जाएगा। तो यह कोई कार्यकाल नहीं माना जाता है, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है जो बार बार पूछा जाता है, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गया हमारा संसद भवन, ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। अब बताइए ये क्वेश्चन पूछता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो पूरा मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। एक बराबर ही फेमस क्वेश्चन है। तो यदि पूछ लेना कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो यदि बोले समझिएगा लॉजिक,
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, यदि सामूहिक वोट लगा दिया तो यह हो गया लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि यदि सामूहिक कर दिया, यानी कि मान लीजिए कोई भी मंत्री से कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ बात कराना है, कुछ प्रस्ताव करना है, तो मंत्री से आप कहाँ सामूहिक रूप से पूछ सकते हैं? लोकसभा में पूछ सकते हैं। क्या सामूहिक रूप से? सामूहिक। अब बताइए, क्या मैंने क्या बोला कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। यानी जो भी समूह में बात करना है, जो भी पूछना है, लोकसभा में ना पूछिएगा जी, उसका घर जाकर पूछिएगा, नहीं ना। अब मान लीजिए आज मान लीजिए हमको बना दिया रक्षा मंत्री, तो जो भी बात है तो हमको लोकसभा में रक्षा मंत्री कहाँ कितना मिसाइल लाना है, क्या करना है, किसके साथ कैसा संबंध है, वो हमसे ना पूछिएगा, तो हमारा घर जाकर पूछिएगा, नहीं, लोकसभा में जाकर पूछिएगा ना। हाँ जी बताइए आप में क्या हो रहा है। यानी मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक बात होगा तो लोकसभा के प्रति। और यदि यही पूछ दे कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो आप क्या बोलिएगा? सामाजिक रूप से तो लोकसभा हो गया, लेकिन व्यक्तिगत कह दिया, यदि व्यक्तिगत रूप से कह दिया तो होगा राष्ट्रपति। यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति प्रति। अब ये बताइए कैसे समझा रहे हैं। यदि सपोर्ट दैट, मान के चलिए कि अभी हमारे जो पाकिस्तान के खिलाफ यदि मान लीजिए कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, कोई युद्ध का माहौल चल रहा है, कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया, तो राष्ट्रपति हैं और लोकसभा में या राष्ट्रपति की बात छोड़िए, अभी यदि कोई ऐसा सिचुएशन चल रहा है तो रक्षा मंत्री से जो भी बात कर रहा है कि हाँ जी आप पाकिस्तान के बॉर्डर पर कैसा सुरक्षा रखे हैं, क्या क्या इंतजाम किए हैं, क्या क्या सिचुएशन चल रही है, तो ये आप लोकसभा में रक्षा मंत्री से पूछ दीजिएगा तो बहुत सारा मीडिया रहता है, वो बवाल हो जाएगा। अब मान लीजिए हम बोले हाँ मैं पाकिस्तान के खिलाफ बहुत टाइट हूँ, अच्छा कंडीशन चल रहा है, मैंने इतना मिसाइल वहां पर लगा दिया हूँ। अब मान लीजिए लोकसभा में रक्षा मंत्री बोल दिएगा मैं इतना 50 मिसाइल लगा दिया हूँ, और मीडिया वाला सामने न्यूज पा जाएगा और पाकिस्तान वाला चेत जाएगा सब, समझे। तो क्या होता है कि जब ऐसी कंडीशन आता है तो राष्ट्रपति बुलाते हैं रक्षा मंत्री को, हाँ भाई आ जाओ, बुलाते हैं और राष्ट्रपति पूछते हैं व्यक्तिगत, यानी व्यक्तिगत रूप से बुलाएं एक आदमी को। अब बोले हाँ बताइए अब ये ऐसा ऐसा कंडीशन चल रहा है, कितनी मिसाइल की वहाँ व्यवस्था की है, कितना हथियार की व्यवस्था, कितना गोला बारूद की व्यवस्था है, तो ये कौन पूछ सकते हैं? राष्ट्रपति पूछ सकते हैं। किससे? रक्षा मंत्री से बुला करके। अब नहीं बुला के पूछेंगे, लोकसभा में पूछ देंगे, अब मीडिया वाला पूरा हंगामा कर देगा, तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए बोला जाता है कि व्यक्तिगत रूप से पूछने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? राष्ट्रपति के उत्तरदायी। यानी कि पूछ देंगे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से तो लोकसभा, व्यक्तिगत रूप से यानी व्यक्तिगत रूप से जो भी काम करने का अधिकार है, पूछने का अधिकार किसको दिया गया है? वो राष्ट्रपति को दिया गया है। तो यदि व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राष्ट्रपति, क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति ही अकेला बुला करके पूछ सकता है। क्लियर है? चलो देखें आगे बढ़ते हैं। आप लोग खाली केवल टाइम देके पढ़िए ना अच्छा से, जिन मेहनत कीजिएगा, मेहनत बड़े कुछ नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से की जाती है, जैसे तो हौसला लाइए। और आप ऐसा बात नहीं है, दुनिया में हर मनुष्य है ना जो कुछ भी करने के लिए तैयार कुछ भी कर सकता है, बट क्या? मेहनत के बदौलत। मेहनत करो यार। चलो ठीक है आगे चलते हैं। यहाँ तक तो सभी लोग को हो गया। अब देखिए एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि पीएम है प्रधानमंत्री, यदि पीएम त्याग पत्र दे दिए, त्याग पत्र दे दिए, यदि पीएम ने त्याग पत्र दे दिया, किसी कारणवश पीएम ने त्याग पत्र दे दिया, तो क्या मंत्रिपरिषद भंग होगा? परिषद भंग होगा। यानी कि पीएम जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो यदि त्याग पत्र दे देते हैं कि हम इस पद पर नहीं काम करेंगे, किसी और से त्याग पत्र दे देंगे, तो जितने भी मंत्रिपरिषद हैं, क्या वो मंत्रिपरिषद जैसे थे उससे वैसे ही रहेंगे या भंग हो जाएगा, उसमें तितर बितर हो जाएगा? आपसे क्वेश्चन ये है।
कि यदि क्या पीएम त्याग पत्र दे रहे हैं तो क्या मंत्री परिषद भंग होगा, यानी मंत्री परिषद सेम रहेगा या उल्टा पुल्टा इधर उधर हो जाएगा? तो जी हाँ, यदि पीएम त्याग पत्र दे देते हैं तो मंत्री परिषद को भंग किया जा सकता है, भंग किया जाएगा। अब बोलिए कैसे, समझा रहा हूं। देखिए, मैंने शुरू में आप लोग क्या बताया कि जितने मंत्री जो हैं वो पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, यानी मंत्री जितने भी मंत्री आपका जो है ये पीएम की सलाह पर तो नियुक्त होता है ना। और कौन करता है? राष्ट्रपति भले ही करते हैं लेकिन पीएम की सलाह पर करते हैं नियुक्त। अब बताइए, और मान लीजिए पीएम ने त्याग पत्र दे दिया। अभी की हम बात करें तो मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के सलाह पर पूरा मंत्री को नियुक्ति किया गया है और मोदी जी ने दे दिया त्याग पत्र, दे दिया इस्तीफा। तो यदि त्याग पत्र दे दिया तो यहाँ पर मान लीजिए चला कौन? अमित शाह। अमित शाह जी आ गए मोदी जी की जगह पे, मोदी जी इस्तीफा दे दिए तो कौन आ गए? अमित शाह। तो अब बताइए, अब पीएम माने मोदी जी की सलाह पर मंत्री बनाया गया था, लेकिन अब अमित शाह आ गए। लेकिन क्या कहता है हमारा संविधान कि जो भी मंत्री की नियुक्ति होगा पीएम की सलाह पर होगा। तो अब शाह जी की सलाह पर होगा। अभी मान के चलिए कि रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह और अमित शाह को मर्जी कि नहीं, राजनाथ सिंह जो है वो अभी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इनको दूसरी विभाग दे दिया जाए, वीएस जयशंकर को बना दिया जाए। तो क्या है, वो पीएम के ऊपर डिपेंड करता है। अब पीएम यदि त्याग पत्र दे दिया तो क्या मंत्री परिषद भी भंग होगा, यानी जो न्यू प्रधानमंत्री आएंगे उनकी मर्जी पे मंत्री लोग को नियुक्ति की जाएगी। सभी लोग समझ में आ गए यहाँ तक भी? यानी पीएम भी त्याग पत्र दे देगा तो मंत्री भी तीतर बितर हो जाएंगे लोग, क्योंकि नए जो पीएम आएंगे उनकी सलाह पर मंत्री लोग की नियुक्ति की जाएगी। क्लियर है सभी लोग को? और देखिए, सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं समझा रहा हूं। ये बात है कि यदि पीएम चाहे मंत्री परिषद का शपथ कौन दिलाता है और कैसे होता है, ये बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। आज मैं वैसा बात बताऊंगा कि आपको जानकर देखिए कितना खुशी होगी। मैंने क्या बोला कि पीएम प्लस मंत्री परिषद, पीएम प्लस मंत्री परिषद, पीएम प्लस मंत्री परिषद के शपथ, पीएम प्लस मंत्री परिषद के शपथ की हम लोग बात करते हैं। यानी प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ की हम लोग बात करें तो ये तो कन्फर्म है कि राष्ट्रपति जी दिलाएंगे, राष्ट्रपति। पीएम प्लस मंत्री परिषद के शपथ कौन दिलाएंगे? ये दिलाएंगे राष्ट्रपति। लेकिन जानते हैं शपथ भी दो प्रकार का होता है। पीएम प्लस मंत्री परिषद का शपथ कौन दिलाएंगे? वो दिलाएंगे कौन? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ कितने प्रकार का होता है? अब बोले शपथ के प्रकार, तो जी हाँ, शपथ के प्रकार भी दो प्रकार का होता है। दो प्रकार से शपथ दिलाया जाता है। देखिए, पहली प्रकार की हम लोग बात करें तो पद के लिए, और दूसरी प्रकार की हम लोग बात करें तो ये होता है गोपनीय। यानी मंत्री लोग का शपथ कितना प्रकार का? दो प्रकार का। कौन? एक पद के लिए, और मान लीजिए रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, तो राजनाथ सिंह जो है उनको पद के लिए शपथ दिलाया गया। क्या रक्षा मंत्रालय के जो शपथ लेंगे, क्या रक्षा मंत्रालय संविधान के खिलाफ हम सही से काम करेंगे, कोई तरह का ईमानदारी से काम करेंगे, जो भी अपना है वो पद के लिए अपना शपथ लेंगे कि हाँ अपना रक्षा विभाग को सही से ईमानदारी पूर्वक देखेंगे, अपना पद को संभालेंगे। एक ही हो गया। दूसरी का मैं बताया गोपनीय। इसका मतलब ये बातें को गोपनीय रखा जाता है, यानी कि ये जो गोपनीय जो शपथ है ये पूरा पब्लिक में दिखाकर शायद ऐसा नहीं होता है, यानी गोपनीय इसको रखा जाता है। और गोपनीय से क्या समझ रहे हैं, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा देंगे। देखिए, एक गोपनीय शपथ होता है कि अपने संविधान के जो भी अपना देश के जो हित में जो भी काम होगा उसको गोपनीय रखेंगे, किसी को हम ना बताएंगे। एक ये भी बात का शपथ होता है गोपनीय, कि यानी जो भी हमारे देश के हित में काम होगा उसको गोपनीय रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं गोपनीय समझाने के लिए, नोटबंदी का। हमारे देश में जब नोटबंदी हुआ था तो किसी के कानों कान खबर गया था क्या? जी नहीं गया था। 12 बजे रात को मोदी जी ने इसको पूरा अनाउंसमेंट किए थे। 12 बजे रात को मोदी जी ने नोटबंदी के लिए। अब बताइए, यदि जब मंत्री पीएम ने जब उसका अनाउंस किए तो क्या मंत्री परिषद लोग को नहीं मालूम था? उनका मंत्री को जी सभी मंत्री लोग को मालूम था कि नोटबंदी होने जा रहा है। लेकिन
किसी कानो कान खबर गया नहीं गया। यदि कानो कान यदि खबर चला जाता तो जो लोग जितना भी अपना पैसे रखे थे या जो कुछ भी उसको अपने साइड कर लेते हैं ना, बहुत सारा सिचुएशन आता है। यानी सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि गोपनीय उसको रखा गया, कब तक, जब तक उसका अनाउंसमेंट न हो जाए। तो देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, वही ये नोटबंदी। नोटबंदी हुआ तो किसी को कानो कान खबर नहीं था, तो वही गोपनीय का शपथ दिलाया जाता है। यानी कोई भी काम होगा तो उसको आप गोपनीय रखेंगे जो देश के हित में हो। तो समझ लिया कितने प्रकार का शपथ, दो प्रकार का, एक अपना पद के लिए, एक गोपनीय एक अन्य पद को संभालने के लिए एक अच्छा से काम करेंगे, और एक अपना देश के हित में जो भी काम हो उसमें गोपनीय रखेंगे। दो प्रकार का समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों आप लोग को ठीक से पढ़ो, मन लगा करके ना। तो मैं बार बार आपसे बोलता है कि 1 साल दे दीजिए ना जिंदगी के लिए, और लाइफ में बल्ले बल्ले कीजिए। फिर कोई आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। 1 साल मन लगा कर मेहनत कर दीजिए, और सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग ठीक से पढ़ते नहीं है, मन लगा कर पढ़िए। फेसबुक और व्हाट्सअप ट्विटर और इंस्टाग्राम के चक्कर में रहिएगा ना, वो साला उसी में डुबा देगा। तो ठीक है, अपना दिल है ईमानदारी से मेहनत कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करें तो कुछ देखिए, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए तो सबसे आएगा कि प्रथम मनोनीत तथा निर्वाचित प्रधानमंत्री थे। क्या? प्रथम मनोनीत, नहीं तो प्लस निर्वाचित, सीधे पीएम थे। पहली बात। दूसरी क्वेश्चन क्या पूछता है, तो ये पूछता है कि सबसे सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा है। ये नेहरू जी का, पंडित जी का सर्वाधिक कार्यकाल लगभग 16-17 वर्ष के आसपास ही रहे थे अपने पद पे। ठीक है, पंडित जी से नेहरू से और क्वेश्चन क्या पूछा था है कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है शपथ। यानी नेहरू जी को शपथ कौन दिलाया था, तो नेहरू जी को शपथ वो माउंट बेटन दिलाए थे। कौन? माउंट बेटन। नेहरू जी के शपथ कौन दिलाए थे, माउंट बेटन दिलाए थे। ठीक है, और यही प्रधानमंत्री थे जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया। क्या कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया? कार्यकाल में मृत्यु। यानी नेहरू जी से मेन क्वेश्चन पूछता है ये क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूछेगा, ये प्रथम मनोनीत तथा निर्वाचित प्रधानमंत्री थे। ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। शपथ कौन दिलाया था, तो माउंट बेटन ने दिलाए थे। यदि मृत्यु की बात करें तो इनको कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया। अब अच्छा एक बात और, यहाँ तक तो सब लोग नोट कर लिया होगा, एक बात और बता रहा, जब मृत्यु की बात आया, अब आप लोग बताइए कि ऐसा कौन कौन से प्रधानमंत्री थे जिनको कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया। कमेंट कीजिए आप लोग। हाँ, कार्यकाल के दौरान मृत्यु। एक चलिए मैं बताता हूं। कार्यकाल में मृत्यु, कार्यकाल के दौरान मृत्यु कौन हो गया, वो कौन कौन थे? तो सबसे पहले तो यही थे, कौन? JL नेहरू। दूसरी नंबर पर हम लोग बात करें तो आएगा दूसरे पर लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। ठीक। यदि तीसरी नंबर पर हम बात करें तो आएंगे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। देखिए तीनों लोग के क्या थे, इनको कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया।
बहुत लोग कंफ्यूजन क्या करते हैं कि इसमें राजीव गांधी को भी जोड़ देते हैं कि राजीव गांधी का भी मृत्यु हुआ था। दोस्तों, राजीव गांधी की मृत्यु तब हुआ था जब उन्होंने कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें चुनाव के प्रचार के लिए गए थे, यानी कार्यकाल में मृत्यु नहीं हुआ। अब मान लीजिए कि किसी का 1 से लेकर 5 वर्ष कार्यकाल है, 5 वर्ष अब खत्म हो गया, अब फिर इसके बाद क्या चुनाव होगा, तब फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 1 से 5 साल खत्म हो गया था, खत्म होने के बाद चुनाव करने के लिए गए थे, तब मृत्यु हुआ था उनको, बम से जो तमिलनाडु में उड़ा गया था। यानी कार्यकाल के दौरान उनका नहीं हुआ था, इसलिए कार्यकाल में उनको नहीं काम करते, उनको क्या करते हैं, आकस्मिक मृत्यु, माने अचानक उनको, माने कार्यकाल के दौरान मृत्यु नहीं हुआ था, वो चुनाव प्रचार के लिए गए थे, उसके दौरान उनको मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, नॉर्मल माने बीमारी का मृत्यु हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बहुत सारे बातें मिलती हैं, एक कैसे मृत्यु हो गया, लेकिन ओरिजिनल जो हम लोग लिखित बात करें तो इसमें ये हुआ था कि एक ताशकंद समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता था, उस समझौता के लिए गए थे, उसी के दौरान इनको मृत्यु हो गया था। कौन ताशकंद समझौता? ताशकंद समझौता के दौरान जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गया था। और इंदिरा गांधी की हम लोग बात करें तो इंदिरा गांधी की मृत्यु, इनको खुद इंदिरा गांधी के बॉडी, इंदिरा गांधी मृत्यु नहीं हुआ था कार्यकाल के दौरान, मृत्यु नहीं, इंदिरा गांधी को कार्यकाल के दौरान हत्या की गई थी। कैसे? तो उनको खुद उनका बॉडीगार्ड ने उनको गोली मारा था। मैं समझा रहा हूँ, देखिए आप लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, देखिए मैं और आपको अच्छा से बताता हूँ, देखिए समझिएगा ध्यान से। देखिए मैं क्या बता रहा था, इंदिरा गांधी की बात करें तो इनको मृत्यु नहीं, हत्या किया गया था। इंदिरा गांधी क्या हुआ था? हत्या किया गया था। किसके द्वारा? बॉडीगार्ड द्वारा। इंदिरा गांधी क्या हुआ था? हत्या हुआ था। कौन किया था? बॉडीगार्ड किया था। और मैं उस बॉडीगार्ड का नाम भी आपको बता दें तो उस बॉडीगार्ड का पहला नाम मिलता है बेअंत सिंह। बेअंत सिंह, ठीक। और दूसरा आप लोग बताइए, इंदिरा गांधी क्या होता है? मैं उनको हत्या किया गया था बॉडीगार्ड द्वारा, जिसका नाम था बेअंत सिंह और केहर सिंह। केहर सिंह, बेअंत सिंह और केहर सिंह दो बॉडीगार्ड थे, जिसको इंदिरा गांधी को गोली द्वारा मार करके हत्या कर दिया गया था। और उस समय बहुत सारे बातें मिलती है, 84 की बात है। चलिए, लेकिन हम लोगों को जो मेन का पढ़ाई करना है, जो एग्जाम के दृष्टि जो पूछा जाता है। और ये भी बात बता दूं कि इंदिरा गांधी के समय में ही सबसे ज्यादा आपातकाल लगा। आपातकाल इंदिरा गांधी के समय में ही सबसे ज्यादा आपातकाल लगा। कब? एक लगा था 1971 में और 1975 में। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के टाइम, और 1975 में जब भारत में अशांति के कारण जिसे मिसयूज करके इंदिरा गांधी ने, भारत में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ लोग विद्रोह कर रहे थे, उस कंडीशन में इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगा दिया गया था। उसको फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 में उसको फिर संशोधित करके और उसको सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया। यानी कि जो 75 में जो लगा था आपातकाल, जो नियम से लगा था, उसको चेंज करके सशस्त्र विद्रोह लगा दिया। यानी कि देखिए 75 में क्या हुआ था, यानी कि इंदिरा गांधी ने इसलिए लगाया था आपातकाल कि उनके प्रति लोग विद्रोह कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, और ऐसा बहुत सारे सिचुएशन आया कि विरोध कर रहे थे, आपस में हल्ला हंगामा, तो उसने आपातकाल लगा दिया। लेकिन जब 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें यह कहा गया कि लोग आपको विरोधी तो कर रहे थे ना, आपस में मर कट नहीं रहे थे ना, तो उस टाइम ऐसा नहीं लगाना था। इसलिए उसको संशोधन करके और ये रखा गया कि जब तक माने आपस के भारत के लोग हथियार गोला बारूद के साथ जब तक न लड़ाई झगड़ा करें, तब तक आपातकाल नहीं लगा सकते हैं। चलिए, वो अलग बात है, आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों देखिए, जो जो एग्जाम क्वेश्चन पूछता है वही आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ। ये तो मैं पढ़ाऊंगा तो आपको 3 दिन तक पढ़ाते रहूंगा मंत्रिपरिषद, लेकिन ज्यादा हम लोग को डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हमको क्या एग्जाम में हमको क्वेश्चन बनाने से मतलब है। अब फालतू पढ़ेगा अइबे ना करे तो क्या फायदा। मैं ये मंत्री पर 3 दिन का ये क्लास है, 3 दिन में आपको मैं पढ़ाऊंगा मंत्रिपरिषद, इतना बड़ा 1974 है, लेकिन क्या हम लोग को में एग्जाम पकड़ना है। यहाँ तक सभी लोग समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, लोकसभा के एक प्रधानमंत्री हुआ कहते थे, जो लोकसभा का भी सामना ही नहीं किया।
लोकसभा का सामना नहीं किए, ना नहीं किए, लोकसभा में नहीं गए। वो कौन थे प्रधानमंत्री? वो थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह क्या थे? लोकसभा कभी गए ही नहीं थे। तो एक क्वेश्चन पूछता है वो कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जो लोकसभा में कदम नहीं रखे? तो कौन है? चौधरी चरण सिंह। ठीक। यदि इनका समाधि स्थल पूछता है, यदि समाधि स्थल की बात करें, समाधि स्थल चौधरी चरण सिंह समाधि स्थल कहा जाता है किसान घाट। किसान घाट, चौधरी चरण सिंह समाधि स्थल क्या कहते हैं? किसान घाट कहा जाता है। ठीक, यहां तक सभी लोग समझ में आया होगा। देखिए, इसके बाद एक आता है लाल बहादुर शास्त्री, बहुत ही योग्य प्रधानमंत्री थे। उनके बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहली बात यह है कि 1965 की बात है दोस्तों। क्या हुआ था कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। युद्ध हुआ था, जब विजय हो गया था उस टाइम में लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत अच्छा एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री कहने का मतलब यह है कि इस देश में जब जवान नहीं रहेंगे तो इस देश को चलना मुश्किल है, और जब किसान भी नहीं रहेंगे तो इस देश नहीं चल सकते। यानी इस देश जो चलती है मात्र 2 पर चलती है, एक जवान और एक किसान। और मैं भी मानता हूं कि रियल बात है, यदि जवान और किसान नहीं रहे तो इस देश को चलाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री, इनसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन यह है कि पहला जय जवान जय किसान का नारा किसने किया? जय जवान जय किसान का नारा, यानी जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। कब दिए थे? 1965, जब भारत पाकिस्तान युद्ध के टाइम। ठीक। इसके बाद पूछा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री को पंजाब का शेर कहा जाता है। क्या? पंजाब का शेर, पंजाब का शेर या शेरे पंजाब बात से ही है, शेरे पंजाब भी कहा जाता है। ठीक। से शांति का दूत कहा जाता है। क्या? शांति का दूत भी इसे कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, उस टाइम जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये शेरे पंजाब या पंजाब का शेर कहते हैं, इन्हें शांति का दूत भी कहा जाता है। ठीक। यहाँ से जो यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको व्यक्तिगत बता रहा हूँ, आपको नाम लेकर के। हम इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाकर किसको हटाया गया था? कौन सा प्रधानमंत्री थे जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया गया था? वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। और मैंने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले किसके लाया गया था? तो विश्वनाथ प्रताप। विश्वनाथ प्रताप के खिलाफ लोकसभा में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव विश्वनाथ लाकर लोकसभा में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाकर के हटाया गया था। वो थे प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप। दोस्तों, इस टॉपिक से जुड़ा लगभग सभी जानकारी हम लोगों ने कवर कर लिया, और मुझे लगता है कि सभी लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो। और जहां तक इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग सभी को हमने कवर कर लिया है। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा ना, कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपको कंफ्यूजन है कमेंट कीजिए, कमेंट में जवाब दिया जाएगा। और जो टॉपिक आपको लगता है कि हमको ये हार्ड पड़ रहा है, उसको कमेंट कीजिए, उस टॉपिक को इजी से इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और जितना है दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।